नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की उस राजनीति की जिसने कि पूरे देश को न सिर्फ अपनी ओर आकर्षित किया है बल्कि ये भी समझा दिया है कि वास्तव में देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं और जबकि एनडीए गठबंधन केवल 34-35 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि यहाँ तक कि देश के जो प्रधानमंत्री जो खुद अपना चुनाव बनारस से लड़े थे उनकी भी जीत का अंतर 1.5 लाख तक रह गया, जबकि पिछली बार वो 4.25 लाख करीब वोटों से चुनाव जीते थे। क्या कारण रहा इसके लिए? भारतीय जनता पार्टी जिले जिले में जाकर समीक्षा बैठक का आयोजन कर रही है। सहारनपुर में समीक्षा बैठक के दौरान जमकर मुहाचाही हुई और मामला मारपीट तक आ गया। समीक्षा बैठक में ठाकुर जात से संबंधित विधायक पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिलवाए। आप सभी लोग जानते हैं कि जब जनरल वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से काटा गया तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर विरोध हुआ। सबसे ज़्यादा बैठकें सहारनपुर में ही हुई। सहारनपुर की समीक्षा बैठक में मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है। वहाँ समीक्षा की गई, जबकि होना तो ये चाहिए कि जैसा पार्टी सूत्र की जानकारी दे रहे हैं और ये बात अब छनकर बाहर भी निकल रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 25-30 सांसदों के टिकट बदलने का अनुरोध पार्टी नेतृत्व से किया था और 4-5 नए लोगों को भी टिकट देने की अपील की थी। टिकट बदलने की मांग पार्टी नेतृत्व ने नहीं मानी, लेकिन 4-5 जिन लोगों को योगी आदित्यनाथ के कहने से टिकट मिला वो सभी जीत गए, जबकि जिन लोगों पर योगी की आपत्ति थी अधिकांश लोग हार गए हैं या उनके जीत का अंतर बहुत ही कम रहा है। हारते हारते बचे, ये कहना चाहिए। वैसे ये पार्टी का व्यक्तिगत मामला है कि वो अपने हार की समीक्षा करे जिससे कि पिछली गलतियों से सबक लिया जा सके। लेकिन जिस तरह समीक्षा बैठक के दौरान एक जात विशेष को लेकर टिप्पणियां की गई, जैसा कि हम लोगों ने सहारनपुर में देखा, तो निश्चित तौर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इसी नीति को जारी रखा तो अभी
जो केवल 2-4 सीटों तक ही इस तरह की बात सीमित रही होगी, कहीं ऐसा न हो भारतीय जनता पार्टी का ये कोर वोटर उसका बिल्कुल ही साथ छोड़ दे। समीक्षा होना चाहिए, लेकिन उस पर खुले दिल से ये भी विचार होना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से लोग थे कि जिन पर कि मुख्यमंत्री ने उनके टिकटों पर आपत्ति जताई थी। आखिर पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात को क्यों नहीं माना? क्या उन्हें योगी आदित्यनाथ पर भरोसा नहीं है? ये सवाल भी मौजूद है और इसका जवाब भी हाँ में है, क्योंकि चाहे संगठन हो, चाहे टिकट देने का मामला हो या किसी की ज्वाइनिंग हो, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के न तो प्रदेश नेतृत्व ने और न ही केंद्रीय नेतृत्व ने इस ज्वाइनिंग के लिए कभी मुख्यमंत्री को भरोसे में लेने की कोशिश की। चाहे राजभर का मामला हो, चाहे दारा सिंह चौहान का या अन्य तमाम लोग जिनको के लेकर योगी आदित्यनाथ निरंतर असहज रहे। खैर, ये पार्टी का अंदरूनी मामला हो गया है और पार्टी इस पर क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। लेकिन आखिर ये सवाल फिर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपने मन से टिकट बांटे और प्रचार से लेकर तमाम तरह की चुनावी रणनीति आपने तय की और अगर परिणाम विपरीत निकलता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी आपको क्यों नहीं लेना चाहिए? आखिर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में हुई ये चुनावी हार को लेने को तैयार क्यों नहीं? आखिर क्यों कोई बलि का बकरा ढूंढा जा रहा है जिससे कि पार्टी नेतृत्व, खासकर मोदी और शाह के कामों पर या उनके किए दरे पर सवाल न खड़े किए जा सके? अगर पार्टी नेतृत्व का रवैया ऐसा ही रहता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को अभी और भी बुरे दुर्दिन देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पार्टी गहराई से समीक्षा नहीं करती और उन कानूनों को जाने बिना ऐसे ही किसी पर कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर पार्टी के हित में शायद ये अच्छा नहीं होगा। उपचुनाव भी अगले माह होने हैं, 13 जुलाई तक संभवतः 15 जुलाई तक परिणाम भी आ जाएंगे। जिन जगहों पर 10 सीटों पर विधायक लोग सांसद चुने गए हैं उनके इस्तीफे से ही सीट खाली हुई हैं। निश्चित तौर पर उपचुनाव अधिकांश सत्ता दल का चुनाव माना जाता है, लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में ये चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। सपा और कांग्रेस तो गठबंधन के तहत लड़ ही रहे हैं। अधिकांशतः उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने के संकेत दिए। आखिर क्या कारण है जो मायावती लोकसभा का चुनाव भी पूरे मन से नहीं लड़ी, यहाँ तक कि बीजेपी के दबाव में उन्हें न सिर्फ जौनपुर
समेत कई जगह का प्रत्याशी बदला या उनके टिकट काटे, वह बसपा आखिर क्या कारण है जो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है? क्या इस संबंध में मायावती को कोई डर सता रहा है? इस संबंध में कल एक हम अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, लेकिन इतनी जानकारी जरूर दे दूं कि जैसा कि देखा जा रहा है चुनाव परिणाम के दौरान, बसपा का कोर वोटर भी अब की बार बसपा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहा, जो कि हर परिस्थिति में बसपा के साथ खड़ा रहता था। अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादातर उसका हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ गया है, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ गया है, कांग्रेस की तरफ है। संभवतः यही डर मायावती को सता रहा है कि अगर वो विभिन्न चुनाव से इसी प्रकार दूरियां बनाती रहीं तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि कहीं ऐसा न हो कि उनका कोर वोटर वापस सपा या कांग्रेस में वापस लौट जाए। खैर, ये भविष्य की बातें हैं। 10 सीटों पर क्या होगा ये चुनाव परिणाम के बाद ही पता लगेगा, लेकिन भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण को इस संबंध में भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने दलित वर्ग में एक कद्दावर नेता की छवि बनाई है और दुख सुख में जिस प्रकार वो तुरंत पहुंचकर लड़ाई लड़ते हैं और अपनी बात प्रशासन तक रखकर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उससे हम सभी लोगों ने देखा कि जो नगीना की विनिंग सीट थी बसपा की, उनके प्रत्याशी को पूरी लोकसभा सीट में अपनी ही बिरादरी का वोट नहीं मिला, उनकी जात का भी वोट नहीं मिला। संभवतः इसीलिए बहन जी बैकफुट पर आई हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ बातचीत करूंगा और अपने विश्लेषण के माध्यम से आपको उस बात की तह तक ले जाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।